नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान हम लोग लगभग फिनिश की ओर आ गए हैं और समाप्त होने वाला है। कुछ जरूरी टॉपिक और बचे हुए, कुछ आयोग बचे हुए हैं, कुछ संस्थाएं बची हुई हैं, तो उनको हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। जल्दी ही आप देखेंगे कि 2-4 वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटी को पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पॉलिटी को पढ़ा है और टू द पॉइंट पढ़ा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेकर के पढ़ा है और इस तरीके से पढ़ा है कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न अब बाहर जाने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए पॉलिटी जो भी आपने पढ़ा है, सारे वीडियो हो सकता है आपने सेव करके रखे हो, ना रखे हो तो प्ले लिस्ट में क्रम से पड़े हुए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो एक बार जरूर देख ले, बहुत काम की चीज है। परीक्षा में आने वाले हैं, सारे प्रश्न वहीं से फंसेंगे और अगर आपने नहीं पढ़ा, वीडियो नहीं देखा और परीक्षा देकर के आए तो हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए ऐसी भूल मत करिएगा। भले ही आपने पॉलिटी कहीं से भी कैसे भी पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार, सिर्फ एक बार, अगर हो सके तो 2 बार जरूर देखिएगा। रिवीजन हो जाएगी, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आज निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो अगला वाला वीडियो होगा उसमें हम जो हमारा परिसीमन आयोग होता है या जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन्हें राजनीतिक पार्टियों को कैसे दर्जा दिया जाता है, कौन सी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है, कौन सी राज्य स्तर की पार्टी होती है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन किन मानकों को पूरा करना होता है, कैसे चुनाव आयोग किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है, उसको कैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। और साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं। ठीक, चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, इसी को हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारे संविधान के भाग 15 में है, ठीक है, और अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 तक है निर्वाचन आयोग का वर्णन, ठीक है। भाग याद रखिएगा, भाग 15 है। कभी कभी ये मैचिंग में मिलान में दे दिया जाता है तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि निर्वाचन आयोग किस भाग में था, तो उसका भाग है 15 यानी कि 15, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 324 में क्या है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, या भारत का एक चुनाव आयोग होगा। ये अनुच्छेद 324 में बताया गया है, कहा गया है, ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जब ये स्थापित हुआ था, यानी जब निर्वाचन आयोग बना था, तो इसमें केवल एक सदस्य हुआ करता था, ठीक है, यानी कि एकल सदस्यीय ये निर्वाचन आयोग था, ठीक है। तो 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक ये कैसा रहा, एकल सदस्यीय, सिर्फ एक सदस्य उसमें हुआ करता था। उसे चाहे आयुक्त कह लीजिए, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए, सिर्फ एक ही सदस्य यानी कि एक ही आयुक्त हुआ करता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 1979 में एक 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। एक संविधान संशोधन लाया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये 1979 में आया था, 1979 में। और इसमें क्या किया गया कि इसमें जो मत देने की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी और इस आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम की मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। जब ये मतदान की आयु घट गई तो मतदाताओं की संख्या, वोटरों की संख्या बढ़ गई, तो इस निर्वाचन आयोग पर काफी काम का बोझ हो गया, काफी कार्य का भार हो गया। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया कि 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि जो निर्वाचन आयुक्त है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग होगा उसमें कितने आयुक्त होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे, इस बात का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ये डिपेंड करता है, हमारी संसद पर डिपेंड करता है कि वो कितने जो है निर्वाचन आयुक्त को रखना चाहती है, ठीक है। ये संसद डिसाइड करती है हमारी, वो डिसाइड करेगी कि जो है कैसा, मतलब जो है काम चल रहा है, कार्यभार कितना है,
तो मतलब इस बोझ को कैसे हल्का किया जाए, इन सारी चीजों देखते हुए संसद ये डिसाइड करती है कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होने चाहिए, ठीक है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे वो अन्य हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है और अब हो जाता है ये जो है 3 सदस्यीय आयोग हो जाता है, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें नियुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य के अधिक होने के कारण ऐसा करना पड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1990 में जो 2 आयुक्तों के पद थे वो समाप्त कर दी। फिर से ध्यान रखिएगा, ठीक है, डेट मैंने इसलिए सारी लिखी हुई है कि आप कंफ्यूज ना हो। 1990 में क्या हुआ कि जो 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे उनका पद समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है 1990 में फिर से निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय हो गया। फिर क्या हुआ? 1990 से लेकर के 1993 तक आयोग कैसा रहा? एकल सदस्य, यानी कि 3 साल तक आयोग एक सदस्यीय रहा, सिर्फ एक ही आयुक्त हुआ करता था। फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1993 को इसमें पुनः 2 आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है, ठीक है। यही प्रक्रिया चलती रही है कि पहले एक सदस्य था, फिर 3 सदस्य हुआ, फिर एक सदस्य हुआ और फिर से ये 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका बहुसदस्यीय या 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग हो गया। राष्ट्रपति ने अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, ठीक है। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त हैं, ठीक है। तो आपको वर्तमान का विशेष याद रखना है कि एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य आयुक्त होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 326 देख लेते हैं क्या इसमें मत देने का अधिकार है। जो हम लोग वोट डालते हैं, मत देते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जो भी मत देने का अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में दिया गया, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे श्री सुकुमार सेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्या कि वर्तमान में कितना है? वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। इस प्रकार मिलाकर के 3 चुनाव आयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो त्रिसदस्यीय हो गया ये, या 3 सदस्यीय हो गया। वर्तमान में जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इसको जो प्रमुख है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो है श्री सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। वर्तमान में यही है। जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। संसद सिफारिश करती है और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, ठीक है। कार्यकाल इनका कितना होगा? कार्यकाल इतना होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। और ये है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। और जो अन्य 2 आयुक्त हैं उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। ये अंतर दोनों में, ठीक है। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। जिसको भी तीनों में से किसी को त्यागपत्र देना हो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, यानी कि जो निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाया कैसे जाता है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट ऐसे नहीं हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, हम लोग बार बार पढ़े हैं पीछे, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है तो उसको जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, सेम उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा महाभियोग के द्वारा, ठीक है। और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो महाभियोग के द्वारा हटेगा, जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं वो कैसे हटेंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श देगा, सलाह देगा और राष्ट्रपति उनको हटाएगा, ठीक है। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा तो उसी के समान इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं तीनों लोगों को, और ये वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो राज्य में निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं राज्य में, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा
राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको कैसे हटाया जाएगा, उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उस पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है, इसलिए जो राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होगी, अर्थात उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकेगा। जबकि जो राज्य के अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके कार्य क्या है, ये क्या क्या कार्य करता है। यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कैसे प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। 3 कार्य दिए होंगे, ये करता है, एक गलत होगा, तो ये देखना आपको कौन कौन से कार्य करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो मतदाता सूचियां तैयार करना, जो हम लोग के गांव में मतदाता सूची बनाई जाती है वो उनको तैयार करवाता है। ठीक है, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, ठीक है, यानी कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है उनके क्षेत्र में यानी उनकी सीमा को घटाना या बढ़ाना या उनको विस्तार करना या अदला बदली करना, इसको परिसीमन कहा जाता है। ठीक है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर जो है जो विभिन्न जो जाति धर्म है उनके आधार पर परिसीमन किया जाता है कि किसी एक क्षेत्र में कोई किसी विशेष जो है सामाजिक समुदाय के लोग तो नहीं आ गए हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग समय समय पर परिसीमन भी करता रहता है और विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ठीक है, यानी कि वो राष्ट्रीय स्तर का दल है, राज्य स्तर का दल है, क्षेत्रीय दल है, किस प्रकार का दल है, ये उनको मान्यता कौन देगा, चुनाव आयोग ही मान्यता देता है। और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता को भी तैयार करता है। ठीक है, जो चुनाव वगैरह होते हैं जिसमें तो आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उस आचार संहिता में क्या क्या नियम कानून होंगे राजनीतिक दलों के लिए, तो ये सारी चीजें जो है कौन तैयार करता है, निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है। इसके बाद चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च करने की राशि का निर्धारण, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, ठीक है, या फिर जो है ये चूंकि जो क्या बोलते हैं जो पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं, ठीक, वो तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो जो उम्मीदवार वगैरह होते खड़े होते हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा उसके लोकसभा के हों विधानसभा के हों, तो इनके चुनाव की खर्च की सीमा कितनी होगी कि इससे ज्यादा ये अपने जो है चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये कौन निर्धारित करेगा, ये चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है। ठीक है, चुनाव की व्यवस्था कराना, ठीक, चुनाव मतलब जो है मतलब आराम से मतलब जो है संपन्न हो जाए, कोई व्यवधान ना हो, तो सारी व्यवस्था कौन कराता है, चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, चुनाव रद्द करने का अधिकार, ठीक, अगर पता चलता है कहीं पर गड़बड़ी हुई है, ठीक, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है, तो अगर चुनाव आयोग चाहता है तो वह उस क्षेत्र का निर्वाचन या चुनाव रद्द भी कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ उपचुनाव करवाना। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर कोई प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है या कोई पद छोड़ देता है, पद त्याग कर देता है, तो ऐसी अवस्था में उस सीट पर उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, एक नोट मैंने और लिखा है कि जो भारतीय लोकतंत्र का मतदाता है अगर वह जेल में है तो वहां जेल से वोट नहीं डाल सकता लेकिन चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये हमारे देश की मतलब एक विसंगति कह सकते हैं। ठीक है, कि मतलब लोग जेल में रह करके भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते। सोचिए, मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं है, जबकि वोट डालने का देखिए संवैधानिक अधिकार, ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 326 में दिया गया मताधिकार, लेकिन जेल में रह करके आप वोट नहीं डाल सकते लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय मतदाता जेल में रहते हुए वोट नहीं डाल सकता किंतु चुनाव लड़ सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो मतलब क्रिमिनल वगैरह होते हैं, अपराधी होते हैं, जेल में हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं और खास बात ये देखी कभी कभी तो जीत भी जाते हैं। ये और बड़ी मतलब जो है क्या मतलब संगति ही कहेंगे क्या, मतलब कि जेल में रह करके चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो आम मतदाता है वो जेल में रह करके वोट नहीं डाल सकता। सोचिए, मतलब वोट देने का अधिकार छिन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो है हमारा निर्वाचन आयोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और सारे प्रश्न आप देखेंगे यहाँ से जो है पूछ लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के जो आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो वहां भी देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।